हेलो। हाँ जी बेटा। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर न्यूक्लियर, एन से न्यूक्लियर, एम से है आपका मैग्नेटिक और आर से है बेटा आपका रेजोनेंस। ठीक है, तो नाम से ही पता लग रहा है कि एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होगा, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है ये। देखिए, हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या होता है कि आपका जो भी सैंपल होता है या अननोन कंपाउंड जो होता है, आप उसका स्ट्रक्चर इलुसिडेट करते हो, स्ट्रक्चर डिटरमाइन करते हो कि आपके अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में हेल्प करती है स्पेक्ट्रोस्कोपी। ठीक है, तो हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम डिफरेंट टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करते हैं, जिससे कि हमें पता लगता है कि हमारा अननोन कंपाउंड कौन सा है। ये जो हम कर रहे हैं न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसमें क्या है बेटा, ये आपकी मेन जो है सारी की सारी डिपेंड करती है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन होते हैं। न्यूक्लियर, न्यूक्लियस से वर्ड लिया गया है, उसके अंदर जो प्रोटॉन है वो बिहेव करते हैं एज अ टाइनी मैग्नेट। ठीक है, टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, उनकी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी। और जब वो रेजोनेंस में होगी, रेजोनेंस का मतलब यहाँ पे क्या है, रेजोनेंस है कि जितने भी आपके ये जो टाइनी मैग्नेट होंगे ना, प्रोटॉन्स को हम बोल रहे हैं, वो एज अ टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। जब वो सारे के सारे सेम ओरिएंटेशन में हो या उन सब की सेम स्पिन हो, तो हम कहते हैं कि वो रेजोनेंस में है एक दूसरे के। ठीक है, तो उनके सेम स्पिन लाने के लिए, सेम ओरिएंटेशन के लिए, सेम डायरेक्शन में सारे कितने प्रोटॉन होते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, उन सबको आप सोच रहे हो कि हम सेम डायरेक्शन में अलाइन कर दें, तो उसके लिए आपको एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और वो जो एनर्जी देंगे ना आप, वो एनर्जी जो एब्सॉर्ब होती है बेटा, वो रेडियो वेव रीजन की एनर्जी एब्सॉर्ब होती है, रेडियो वेव्स। ठीक है, जिनकी की फ्रीक्वेंसी होती है 400 to 900 मेगाहर्ट्ज के बीच में। इतनी फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन एब्सॉर्ब करके आपके जितने भी प्रोटॉन हैं जो एज अ टाइनी मैग्नेट का काम कर रहे हैं, वो सारे के सारे सेम स्पिन में हो जाएंगे, रेजोनेट करेंगे एक दूसरे के साथ। तो कितनी एनर्जी एब्सॉर्ब की किसी प्रोटॉन ने अलाइन होने के लिए दूसरे प्रोटॉन से, ठीक है, उसके बेसिस पे, वो जो एनर्जी एब्सॉर्ब की ना, उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करते हैं कि हमारा अननोन कंपाउंड कौन सा है, एंड दिस इज द एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो अब थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये कहता है आपको कि आपके न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, प्रोटॉन इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे हम इसको, और मैं श्योर करती हूँ कि आपको पक्का समझ आ जाएगा एनएमआर क्या है। प्रोटॉन प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर, वो बेटा स्पिन करता रहता है, इट कीप्स ऑन स्पिनिंग। ठीक है, मतलब रिवोल्व कर रहा है, जैसे अर्थ होती है ना कि अपने भी एक्सिस पे रिवोल्व कर रही है और सन के चारों तरफ भी रिवोल्व कर रही है, ऐसे इलेक्ट्रॉन क्या करता है कि अपने एक्सिस पे भी रिवोल्व करता है और न्यूक्लियस के चारों तरफ भी रिवोल्व करता है। प्रोटॉन का क्या है बेटा, प्रोटॉन अपने एक्सिस पे रिवोल्व करता रहता है, एक जगह फिक्स नहीं है प्रोटॉन्स न्यूक्लियस के अंदर, वो रिवोल्व करते रहते हैं। जब वो रिवोल्व कर रहे हैं, वो स्पिन कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, चार्ज पार्टिकल तो है, प्रोटॉन आपको पता है कि उस पर पॉजिटिव चार्ज है। अब चार्ज पार्टिकल जब स्पिन कर रहा है, जब रोटेट हो रहा है बार बार, तो इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ टाइनी मैग्नेट, इट स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ टाइनी मैग्नेट। उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाती हैं और वो एक छोटे से मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। ठीक है, अब वो जब मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर दिया है उसने, तो क्या होगा कि आपका रेजोनेंस लाने के लिए, सो रेजोनेंस जब आप चाहते हो कि आपका जो मैग्नेट है, प्रोटॉन जो मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, वो सारे के सारे प्रोटॉन जब सेम डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, ठीक है, कि सबका नॉर्थ जो है वो सेम साइड में हो और सबका साउथ जो है वो सेम साइड में हो, इस तरह से अलाइनमेंट हो जाए सारे प्रोटॉन्स की। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको उन प्रोटॉन्स को एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, रेजोनेंस जो है,
प्रोटॉन के अंदर कब होगी? टेक्स प्लेस इन द मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में प्रोटॉन्स के अंदर रेजोनेंस हो जाएगी। वो कब आएगी? जब आप उसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है, आप कौन सी फ्रीक्वेंसी की कौन सी रेडिएशन देंगे? वी यूज रेडियो वेव्स इन NMR। NMR में आप रेडियो वेव्स यूज करते हो जिनकी की फ्रीक्वेंसी होती है 4 to 900 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो ये था मेन कंसेप्ट आपका NMR का। अब ये कहता है आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्राइटेरिया क्या है बेटा NMR के लिए। सबसे पहले जब हम NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी स्टडी करते हैं तो मेन क्राइटेरिया तो पता होना चाहिए ना कि कौन से आपके एटम्स हैं जिनके अंदर NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी आप स्टडी कर सकते हो, जिनमें आप नहीं स्टडी कर सकते हो। क्या क्राइटेरिया होता है NMR के लिए? तो उसमें ये कहता है कि जो आपका न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, पहली चीज तो स्पिन क्वांटम नंबर, न्यूक्लियर स्पिन क्वांटम नंबर, उसको हम I से डिनोट करते हैं। ठीक है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, शुड बी ग्रेटर देन 0, उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा होनी चाहिए, तो ही जो आपका एटम होगा वो NMR एक्टिव होगा। देन इट वुड बी NMR एक्टिव, नहीं तो नहीं होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर उसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आ रही है तो ही वो NMR एक्टिव होगा। दूसरी चीज ये कहता है कि जो आपका अगर एटॉमिक नंबर किसी एटम का, एटॉमिक नंबर भी इवन है, ठीक है, और एटॉमिक मास भी इवन नंबर है, एटॉमिक मास भी अगर इवन नंबर है तो वो NMR इनएक्टिव होगा, पक्का इनएक्टिव। ठीक है, एक्टिव के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो NMR एक्टिव है उसके लिए क्या होना चाहिए बेटा? एक चीज ऑड नंबर होनी चाहिए, आइदर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, दोनों ऑड नंबर हो तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसे 1H1 है, एटॉमिक नंबर भी ऑड है, मास भी ऑड है, ये क्या होगा? NMR एक्टिव होगा आपका। कार्बन 613, इसमें चलो एटॉमिक नंबर इवन है लेकिन मास नंबर तो ऑड है, मास नंबर ऑड है तो ये एक्टिव होगा। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन की बात अगर हम करते हैं तो नाइट्रोजन में आपका, क्योंकि ये 7 एटॉमिक नंबर जो है वो ऑड है, ठीक है, एटॉमिक नंबर ऑड है तो ये एक्टिव होगा। अगर हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का आइसोटोप 817 वाला आपका एक्टिव होगा क्योंकि मास नंबर जो है वो ऑड है। अगर हम इनएक्टिव की बात करें कि कौन से इनएक्टिव होंगे, देखिए कार्बन जो नॉर्मल है एटॉमिक नंबर 6, मास नंबर 12, ये इनएक्टिव होगा बेटा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर भी इवन नंबर है, मास भी इवन नंबर है, दोनों चीजें इवन है, इनएक्टिव होगा। ऑक्सीजन 816 वाला अगर आप लेंगे तो इनएक्टिव होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर भी इवन नंबर है, मास नंबर भी इवन नंबर है। ठीक है, अब हम आते हैं प्रिंसिपल ऑफ NMR। प्रिंसिपल ऑफ NMR, NMR का प्रिंसिपल क्या है? ये कहता है कि सपोज करो आपने एक बहुत बड़ा मैग्नेट ले लिया, ठीक है जी, ये हमने एक बड़ा सा मैग्नेट ले लिया। अब ये है, इसका मैं इधर नॉर्थ पोल दिखा रही हूँ, नॉर्थ पोल हमेशा एरो से दिखाते हैं और ये मैं दिखा रही हूँ इसका साउथ पोल, क्योंकि जनरली जो भी मैग्नेट होते हैं ना बेटा वो नॉर्थ की डायरेक्शन में अलाइंड होते हैं तो हम नॉर्थ पोल एरो से दिखाते हैं। ये है आपका मेन मैग्नेट, ठीक है, मेन मैग्नेट। अब ये कहता है कि हमने क्या किया, हमने जैसे हम 1H1 पढ़ रहे हैं, 1H1 में क्या है बेटा? न्यूक्लियस सेंटर में, उसमें सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, ठीक है, एक ही प्रोटॉन है,
उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवोल्व कर रहा है और एक ही इलेक्ट्रॉन है हमारे पास इसमें। ठीक है, अब ये जो प्रोटॉन है जब ये स्पिन करता जा रहा है, स्पिन करता जा रहा है, तो ये क्या करेगा, इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जनरेट हो जाएंगी और ये प्रोटॉन किसकी तरह काम करना शुरू कर देगा, एक छोटे से मैग्नेट की तरह, टाइनी मैग्नेट की तरह काम करना शुरू करेगा। तो ये जो प्रोटॉन वाला टाइनी मैग्नेट है, लो ये मैंने इसको यहाँ पे दिखाया, ये हमारा प्रोटॉन वाला टाइनी मैग्नेट, ये आ गया भाई प्रोटॉन, और इसका भी नॉर्थ पोल इधर और साउथ पोल इधर। ठीक है, अब देखो दोनों के नॉर्थ पोल जो है, नॉर्थ पोल दोनों मैग्नेट्स के सेम डायरेक्शन में है। ठीक है, सेम डायरेक्शन में है तो क्या होगा बेटा, इनके बीच में रिपल्शन होगी। रिपल्शन होगी तो अब एक मैग्नेट को फ्लिप करना पड़ेगा, पलटी मारनी पड़ेगी। दोनों की नॉर्थ मैग्नेट सेम साइड में नहीं रह सकते क्योंकि इनमें रिपल्शन होगी। तो एक जो है, एक मैग्नेट को तो पलटी मारनी पड़ेगी, फ्लिप करना पड़ेगा। अब इनमें से कौन सा फ्लिप करेगा, जो वीकर होगा वही फ्लिप करेगा। ठीक है, तो वीकर इनमें से कौन सा है, ये जो प्रोटॉन से जनरेट हुआ, ये तो आपने वैसे इतना देखने में ही लग रहा है, बड़ा भारी भरकम मैग्नेट लिया हुआ है, उसके कंपैरिजन में ये बेचारा कमजोर सा है, वीकर है। तो ये कहेगा ठीक है भाई, तुम रिपेल कर रहे हो, तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे पास रहूं, तो ठीक है, मैं क्या करता हूं, मैं फ्लिप कर जाता हूं, मैं पलटी मार जाता हूं। इसने फ्लिप किया और अब आपका जो प्रोटॉन है वो इस साइड उसका नॉर्थ पोल, इस साइड उसका साउथ पोल, ये नॉर्थ ये साउथ, वो फ्लिप मार के इस तरह से आ गया। ये आपका प्रोटॉन वाला जो था। अब इसको, क्योंकि भाई देखो यहाँ पे बड़े मैग्नेट का नॉर्थ ईस्ट साइड था, इसका साउथ ईस्ट साइड आ गया, तो अब तो ये रिपेल नहीं कर रहा, रिपेल नहीं कर रहा, तो इसकी एनर्जी क्या है, कम हो गई, लोअर एनर्जी स्टेट में आ गया, ये स्टेबल भी हो गया, कोई रिपल्शन फेस नहीं कर रहा। ठीक है, लोअर एनर्जी स्टेट में स्टेबिलिटी आ गई इसके अंदर, ये कोई रिपल्शन फील नहीं कर रहा, आराम से अपना चुपचाप बैठ गया। ठीक है, मैं पलटी मार के चुपचाप बैठ गया हूँ, अब मेरे को परेशान ना किया जाए। तो ये जो होती है ना बेटा लोअर एनर्जी स्टेट, ये स्टेबल स्टेट कंसीडर की जाती है, इसको हम स्टेबल स्टेट बोलते हैं और इस स्टेट का नाम है अल्फा स्टेट, स्टेबल अल्फा स्टेट, ये अल्फा स्टेट होती है। अब आप चाहते हो धक्के से कि हमारा जो मैग्नेट है ना भाई वापस वैसा ही जाए कि उसका नॉर्थ उधर जाए और साउथ इधर रहे, जैसे पहले था, टक्कर मारे वो जाके बड़े वाले मैग्नेट को कि भाई जिधर तेरा नॉर्थ है ना, मैं उसी डायरेक्शन में अपना नॉर्थ रख रहा हूं। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रिपल्शंस को फेस करना पड़ेगा। रिपल्शन कोई कभी कैसे फेस करेगा, इतनी ज्यादा रिपल्शन, उससे टक्कर कैसे लेगा। किसी पहलवान से अगर आपको लड़ना है तो कैसे लड़ेंगे आप, पहले आप एनर्जी गेन करेंगे, तो इसने एनर्जी गेन की उस चीज के लिए। एनर्जी कहाँ से गेन की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जो कि हमारी है रेडियो फ्रीक्वेंसी वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से, जो कि हमारी रेडियो वेव्स है, वहां से एनर्जी गेन करके ये वापस टक्कर लेने पहुंच गया अपना नॉर्थ ईस्ट साइड लेके। अब ये रिपल्शन फील करेगा, रिपल्शन फील करेगा तो इसकी एनर्जी बढ़ जाएगी, एनर्जी बढ़ जाएगी तो ये अब हायर एनर्जी स्टेट में पहुंच गया, क्योंकि एनर्जी तो वैसे भी गेन करके गया था, तो हायर एनर्जी स्टेट आ गई, इसको हम बोलते हैं बीटा स्टेट। ठीक है, तो किसी प्रोटॉन को अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट के अंदर जंप कराने के लिए जो एनर्जी डिफरेंस है उसको हम डेल्टा ई से डिनोट करते हैं, और कितनी एनर्जी ली किसी प्रोटॉन ने अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाने के लिए, उससे हम डिटरमाइन करते हैं, इलुसिडेट करते हैं अपने अननोन कंपाउंड का स्ट्रक्चर। इलुसिडेट the unknown compound with the help of डेल्टा ई, क्योंकि हर एक प्रोटॉन का ये जो एनर्जी है अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाने के लिए ये अलग होगा। तो आप इस डेल्टा ई की वैल्यू से डिटरमाइन कर सकते हो कि आपके प्रोटॉन किस नेचर के हैं,
और किसी मॉलिक्यूल में अगर आपने सारे हाइड्रोजन निकाल लिए कि आपके हाइड्रोजन किस नेचर के हैं, तो ऑब्वियसली आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो ही जाता है कि आपका मॉलिक्यूल कैसा है। तो अब डेल्टा ई की बात करें कि डेल्टा ई क्या है। डेल्टा ई है बेटा आपका एनर्जी रिक्वायर्ड टू फ्लिप फ्रॉम अल्फा पोजीशन टू बीटा पोजीशन, ठीक है, अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में गया, जिसके लिए जो एनर्जी थी वो कहां से मिली, विच विल बी अवेलेबल फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन, वो मिली रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन से। ठीक, अब जो ये डेल्टा ई है ना बेटा आपका, दिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर एटम, हर एक के लिए अलग है। ये नहीं है कि इस दुनिया में सारे प्रोटॉन्स को फ्लिप कराने के लिए सेम एनर्जी लगेगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्टिकुलर एटम, ये एटम में जो प्रोटॉन है उसके आसपास क्या है उस एटमॉस्फेयर पे डिपेंड करता है, और न्यूक्लियाई, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ विच we identify the given or unknown atom, ठीक है, जिसके बेस पे हम निकालेंगे कि हमारा एटम क्या है। ये जो है दिस इज द बेसिस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, दिस इज द बेसिस ऑफ एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, ठीक है। ये पूरा बेस है भाई एनएमआर का, अगर आपको यहां तक समझ आया हो तो। अब मैं आपको बताती हूँ कि एनएमआर में क्या करते हैं हम। एनएमआर मशीन जो होती है ना बेटा, उसमें हम बड़े से 2 मैग्नेट लगा देते हैं, बहुत बड़े, ठीक है। लो जी, बहुत बड़ा सा हमने एक मैग्नेट लगा दिया, यहाँ मशीन नहीं दिखा रही हूँ मैं, बस मैग्नेट दिखा रही हूँ आपको। तो ये हमने ले लिया एनएमआर मशीन के अंदर लगा हुआ एक बड़ा सा मैग्नेट। अब ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है वो सपोज मैं इस डायरेक्शन में दिखा देती हूँ, ऊपर की तरफ, आप नीचे की तरफ भी दिखा सकते हो। दिस इज नॉट द हार्ड एंड फास्ट रूल कि भाई इधर ही दिखानी है, किधर भी दिखा लो, ठीक है। बस ये है कि एरो में जो ये एरो लगता है ना, ये हमारा ज्यादातर नॉर्थ पोल होता है, ये नॉर्थ है, और इस साइड हम दिखाएंगे साउथ पोल, ठीक है जी। ये हमारा साउथ पोल है। अब ये कहता है इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आपने अपना अननोन एटम रखा, अननोन एटम के पास न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन भी है। भाई वो प्रोटॉन तो बेचारा एक छोटा मोटा मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, टाइनी मैग्नेट की तरह, तो वो उसकी अपनी एक ओरिएंटेशन थी, वो रखा हुआ था शुरू में जब आपने सैंपल उसके अंदर रखा। ये मान लो उसका नॉर्थ पोल और ये मान लो उसका साउथ पोल। लेकिन जैसे ही वो बेचारा इतने भारी भरकम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आया, उसने फील की जो एनएमआर मशीन के अंदर बड़ा सा मैग्नेटिक लगा हुआ था, ठीक है, तो उससे क्या होगा कि जो आपका टाइनी मैग्नेट है ना, वो बेचारा खुद को अलाइन कर लेगा इस फील्ड के अकॉर्डिंग कि भाई मैं तो ना आपके अकॉर्डिंग ही रह लूंगा, बस मुझे इतनी बड़ी रिपल्शंस ना देना कि भाई मैं उसको सह ही ना पाऊं। तो इसने क्या किया, ये जो आपके बड़े मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी इस डायरेक्शन में, है ना, हम ऐसे कह रहे थे कि ये इसका नॉर्थ पोल है और ये भाई है उसका साउथ पोल। तो बेचारे जो वो छोटा सा टाइनी मैग्नेट था ना, वो कहता है जी मैं चुपचाप खुद को ना अलाइन कर लेता हूँ आपकी ही डायरेक्शन में, ऐसे ही, बस आप खुश रहिए, मेरे को ज्यादा रिपल्शंस नहीं सहनी, मैं आपके साथ खुश हूँ अलाइन होगी। तो ये वैसे ही अलाइन हो गया। अब जब ये टाइनी मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया, तो अब इसको कोई रिपल्शन नहीं फील हो रही, रिपल्शन नहीं फील हो रही, स्टेबिलिटी आ रही है, स्टेबिलिटी आ रही है, इसका मतलब ये अल्फा स्टेट में पहुंच गया, ठीक है। तो ये कह रहा है बेटा कि जो आपका टाइनी मैग्नेट है दैट also get aligned with the magnetic field,
ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो गया, ठीक है, जो बड़े मैग्नेट ने मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की थी ना उसकी डायरेक्शन में। और ये जो पोजीशन है, दिस पोजीशन इज अल्फा पोजीशन, ये हमारी आ गई अल्फा पोजीशन, ठीक। अब ये कहता है कि पर हमें शांति नहीं आ रही, अच्छा तो ऐसे कैसे भाई, चुपचाप इसकी डायरेक्शन में लाइन हो गया। अब हमने क्या किया, हमने इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दे दी जो कि रेडियो फ्रीक्वेंसी की थी, और हम इसको एनर्जी दे के ये कह रहे हैं तू पलटी मार। तो इसके साथ कैसे बैठ सकते हैं चुपचाप, है। इसने कहा कि तू मेरी डायरेक्शन में अलाइन हो जा, और तुम चुपचाप अलाइन हो गए। नहीं नहीं, एनर्जी देंगे हम तेरे को लड़ने के लिए। तो रिपेल कर, रिपेल करेगा मतलब ये क्या करेगा बेचारा, पलटी मारेगा, इसकी डायरेक्शन में अलाइंड नहीं रहेगा। अलाइंड नहीं रहेगा, पलटी मारने के लिए, टक्कर लेने के लिए इसको एनर्जी तो चाहिए ना। तो ठीक है भाई, वो एनर्जी हमने दे दी रेडियो फ्रीक्वेंसी से, तो इसने फटाफट पलटी मार दी। इसका नॉर्थ आ गया इधर और इसका साउथ आ गया इधर। तो ये था आपका अप्लाइड का नॉर्थ, और मैग्नेट ने उससे अपोजिट डायरेक्शन में कर लिया। उससे अपोजिट डायरेक्शन में जाने के लिए बेटा, मतलब जो अलाइन, जो अप्लाइड फील्ड है उससे अपोजिट जा रहा है ये, तो उसके लिए इसने क्या किया था, रेडियो वेव से एनर्जी ली थी। एनर्जी लेके ये फ्लिप मार गया, फ्लिप मार के ये अपोजिट हो गया। तो आफ्टर एब्सॉर्बिंग एनर्जी, आफ्टर एब्सॉर्बिंग एनर्जी, फ्लिपिंग, फ्लिप किया टाइनी मैग्नेट ने, फ्लिपिंग ऑफ टाइनी मैग्नेट इन अपोजिट फील्ड, अपोजिट फील्ड में चला गया ये पलटी मार के, ठीक है, टू दैट ऑफ अप्लाइड फील्ड, जो अप्लाइड थी उससे अपोजिट डायरेक्शन में चला गया है। तो इस स्टेट को हम क्या बोलते हैं, बीटा स्टेट। ये हमारी क्या आ गई, बीटा स्टेट। और ऊपर वाली क्या थी जब वो सेम डायरेक्शन में अलाइन था, अल्फा पोजीशन या अल्फा स्टेट भी बोलते हैं हम। ये जो हुआ बेटा कि आफ्टर एब्सॉर्बिंग द एनर्जी, ये जो फ्लिप किया इस मैग्नेट ने, प्रोटॉन ने, हमारे ने हिम्मत मार के, इस चीज को हम बोलते हैं रेजोनेंस। तो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस में रेजोनेंस क्या हुई कि ये सारे के सारे प्रोटॉन जो है अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, दिस इज नोन एज रेजोनेंस। और उस रेजोनेंस के लिए इन्होंने कितनी एनर्जी गेन की, अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में आने के लिए, रेजोनेंस के लिए इन्होंने कितनी एनर्जी गेन की, दैट इज द मेन cause, or that is the main reason behind the success of NMR spectroscopy की NMR कामयाब ही क्यों हुई, क्योंकि जब आपका प्रोटॉन अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जाता है तो वो एनर्जी गेन करके जाता है, और वो कितनी एनर्जी गेन करके जा रहा है, जो एनर्जी डिफरेंस है वो हम स्टडी करते हैं, तो उससे हमें पता लगता है कि हमारा अननोन कंपाउंड कैसा है। ये एक और अच्छे से मैं एग्जांपल से समझा देती हूँ आपको, ठीक, ठीक है। तो मैं आपको एग्जाम्पल से समझाती हूँ। देखिए ये है आपका एक CH3 CH3, एक है आपका CH3 CH2Br। देखो बेटा एक ना इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट बताऊंगी मैं आपको इसमें। ये आपका जो एक हाइड्रोजन है जो प्रोटॉन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन है, इधर भी, इनमें से कोई भी हाइड्रोजन ले लो आप जिसका हमने NMR स्टडी करना हो। अब इस हाइड्रोजन से डायरेक्टली अटैच कौन है, कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 4। तो इस कार्बन जो डायरेक्टली अटैच है हाइड्रोजन के साथ, कहीं ना कहीं इसके इलेक्ट्रॉन क्या हैं, वो हाइड्रोजन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रहे होते हैं, इस तरह से, मतलब इसको शील्ड कर रहे होते हैं कि ये जो हमारा टाइनी मैग्नेट है ना, प्रोटॉन,
जो था, ये क्या करेंगे, इसके चारों तरफ कार्बन के इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का खुद का इलेक्ट्रॉन, वो क्या करेंगे, उन्होंने इसको एक ढाल की तरह काम करना शुरू कर दिया है, शील्ड करना शुरू कर दिया। शील्ड करना शुरू कर दिया तो अब क्या है कि जो आपकी अप्लाइड फील्ड थी, बड़े वाले मैग्नेट की फील्ड, मान लो वो इस डायरेक्शन में है कि उसका नॉर्थ इधर है उस और साउथ इधर है, ठीक है। तो क्या होगा कि ये जो इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व कर रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन, ये उस पे वो जो अप्लाइड फील्ड है, एनएमआर की मशीन के अंदर जो बड़े बड़े मैग्नेट लगे हुए हैं, उनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको फील नहीं होने देंगे, उससे उसको शील्ड, ढाल बनके उसका बचाव करेंगे। जब भाई वो फील ही नहीं होने दे रहे अप्लाइड फील्ड, तो वो उसके डायरेक्शन में अलाइन भी नहीं होगा ये वाला मैग्नेट। ये वाला मैग्नेट कहेगा भाड़ में जाओ, मैं नहीं अलाइन होता तुम्हारी डायरेक्शन में, मेरे को तो मेरे प्रोटॉन्स जो है, मेरे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, सॉरी इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ से मुझे शील्ड कर रखा है। तो अब क्या होगा कि इसको आप थोड़ी सी एनर्जी दोगे ना, थोड़ी सी एनर्जी लेते ही ये पलटी मार जाएगा और ये अल्फा स्टेट से इनके अपोजिट बीटा स्टेट में मूव कर जाएगा कि मैं तो ऐसे रहूंगा, तुमसे अपोजिट साइड में रहूंगा, ठीक है। तो ये अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में थोड़ी सी एनर्जी मार के जंप कर जाएगा, ठीक है। जंप क्यों कर जाएगा, क्योंकि ये शील्डेड था, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन थे जो ढाल का काम कर रहे थे, जो इस पे बड़े मैग्नेट की फील्ड को लगने नहीं दे रहे थे। उसके कंपैरिजन में इस कार्बन के बेचारे के प्रोटॉन को देखो आप, इसका ये प्रोटॉन है और इधर ये Br लगा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो अब इस कार्बन के जो इलेक्ट्रॉन है उसको तो Br ने अपनी तरफ खींच लिया, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। Br ने अपनी तरफ खींच लिया तो ये जो हाइड्रोजन था, जो टाइनी मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा था, इसके पास तो वो इलेक्ट्रॉन इसको तो बचाने ही नहीं आए, शील्ड करने नहीं आए, क्योंकि उनको ब्रोमीन खींच ले गया। उनको ब्रोमीन खींच ले गया तो इस पे तो जो अप्लाइड फील्ड है बड़े मैग्नेट की वो लग रही है एज इट इज, क्योंकि इसको बचाने वाला कोई नहीं है। वो जो इलेक्ट्रॉन थे वो ब्रोमीन के पास चले गए। तो ये क्या करेगा, ये बेचारा चुपचाप उसी की डायरेक्शन में अलाइन होके रह जाएगा कि बड़े मैग्नेट भैया आप जहां पे हमें रखेंगे आपकी ही डायरेक्शन में हम खुशी खुशी रह रहे हैं। लेकिन अब क्या है, हमें चैन नहीं आ रहा, हम चाहते हैं कि तो भाई अल्फा स्टेट में खुश तो है कम एनर्जी लेके, लेकिन हम चाहते हैं कि तुम अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में चले जाओ। अल्फा स्टेट से जब ये बीटा स्टेट में जाएगा तो इसको एनर्जी लेनी पड़ेगी, एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो अब क्या है, ये इस पे पूरी जो अप्लाइड फील्ड है वो लग रही है, उसको अपोज करके बीटा स्टेट में जाने के लिए अब इसको ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी, ठीक है। ज्यादा एनर्जी लेनी पड़ेगी तो डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा होगी। तो देखिए शील्डेड के केस में डेल्टा ई की वैल्यू लेस होती है, डी शील्डेड के केस में डेल्टा ई की वैल्यू ज्यादा होती है। तो हर एक प्रोटॉन का एनवायरनमेंट अलग होता है डिपेंडिंग कि उसके आसपास कौन से एटम जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पे हर एक प्रोटॉन की जब वो अल्फा स्टेट से बीटा स्टेट में जंप करके जाता है तो डेल्टा ई की वैल्यू बेटा डिफरेंट आती है। और ये जो डिफरेंट वैल्यू आई ना, इसके बेस पे हम जो है डिटेक्ट करते हैं कि हमारे प्रोटॉन के आसपास कैसा एनवायरनमेंट है। और प्रोटॉन सारे मॉलिक्यूल के अगर आपने डिटेक्ट कर लिए कि 3 प्रोटॉन एक जैसे हैं, 2 प्रोटॉन एक जैसे हैं, और 2 प्रोटॉन के पास कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो सकता है, ये शील्डेड है, ये डी शील्डेड है, तो ऑलमोस्ट आप अपने अननोन कंपाउंड को इलुसिडेट कर सकते हो, जान सकते हो। और ज्यादा डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं, मैं आपको और अच्छे से ये चीजें समझाऊंगी। एनएमआर बहुत आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है इसमें, बस दिल लगा के पढ़िए, ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, पुट योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको पता लगता रहे कि अगली वीडियो कौन सी अपलोड होने वाली है। अगर आप स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको एमएससी लेवल तक की स्पेक्ट्रोस्कोपी कराने जा रही हूँ। जस्ट सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon. Have a very good day ahead. Stay connected. Bye.